Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Muhammad Munir Ahmed and we are discussing chemistry FSC part 1 chapter number 2. Student, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. स्टूडेंट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक इम्पॉर्टेंट सेपरेटिंग टेक्निक है और इसका एडवांटेज ये है कि वो सॉल्यूट जो थर्मली अनस्टेबल और वोलेटाइल होते हैं उनको हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं. आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इसका जवाब मैंने आपको दिया कि हमारे पास और भी सेपरेटिंग टेक्निक हैं, लेकिन जैसे हमने कहा क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक है, उसके ज़रिए से हम इसको क्यों नहीं कर सकते. तो ऐसे सॉल्यूट जो थर्मली अनस्टेबल हों और वोलेटाइल हों उनको हम क्रिस्टलाइजेशन फिनोमेना से सेपरेट नहीं कर सकते. उसके लिए ये टेक्निक एक यूज़फुल टेक्निक है. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का बेसिकली प्रिंसिपल क्या है कि हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को सेपरेट या सॉल्यूट डिज़ोल्व है किसी सॉल्वेंट के अंदर और वहाँ से हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सेकंड सॉल्वेंट उसमें ऐड करते हैं और इस सेकंड सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट है वो मोर सॉल्युबल होता है और इस सेकंड सॉल्वेंट की कंडीशन ये है इट शुड बी इमिजिबल विद द फर्स्ट सॉल्वेंट. यानी अगर हमारे पास एक सॉल्यूट ऑलरेडी प्रेजेंट है एक सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सॉल्यूट वाटर के अंदर हल हुआ है, बेसिकली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. हम इस सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. हम इसमें एक और सेकंड सॉल्वेंट ऐड करेंगे और ये सेकंड सॉल्वेंट की कंडीशन ये है इट शुड नॉट मिजिबल विद, हम कहते हैं ये इमिजिबल होना चाहिए विद फर्स्ट सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट फर्स्ट, ये सेकंड सॉल्वेंट. और दूसरी कंडीशन क्या है, सॉल्यूट शुड बी मोर सॉल्युबल इन द सेकंड सॉल्वेंट. ये हमारे पास क्या होना चाहिए, मोर सॉल्युबल इन सेकंड सॉल्वेंट. इस तरह जब हम सेकंड सॉल्वेंट को इस सॉल्यूशन में डालकर शेक करेंगे तो सॉल्यूट जो है that will be transferred to this second solvent due to the more solubility of the solute in second solvent. और फिर हम इसको आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सॉल्वेंट आपस में इमिजिबल हैं, ये मिक्स नहीं होंगे. इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम जो ऑपरेटर्स या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो अमूमी तौर पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल की शेप कुछ इस तरह होती है हमारे पास. इसके वन एंड पे यहाँ पर वॉल लगा होता है, इसको ऑन ऑफ हम कर सकते हैं. ऊपर स्टॉपर लगा होता है. अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करके शेक करके स्टैंडिंग पे रख देते हैं. आफ्टर सम टाइम हमारे पास दो लेयर्स डेवलप हो जाएंगी और इस तरह हम, चूंकि ये दोनों सॉल्वेंट आपस में मिजिबल नहीं है, इमिजिबल हैं, तो हम एक सॉल्वेंट को पहले जो लोअर लेयर में होगा उसको अलहदा कर लेंगे और दूसरे को हम अलहदा कर लेंगे दूसरे बीकर के अंदर, और जो कॉमन एक लेयर होगी जिसमें दोनों मिजिबल हो उसको हम अलहदा कर लेते हैं, डिकेंट भी कर देते हैं. अब हमारे पास हम देखना ये चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकली हम कहाँ कैसे परफॉर्म करते हैं. इसकी बहुत कॉमन जो एग्जांपल है वो लेबॉर्ट्री में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं तो ऑफवर्डली ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम प्रिपेयर करते हैं वो एक्वस लेयर में डिज़ोल्व हो जाता है. अब हमें उसको उससे निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से. उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉमनली जो लेबॉर्ट्री में हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वो ईथर को एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्यूट होगा तो डेफिनेट बात है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर में मोर सॉल्युबल होगा. अब हम उसमें ईथर एक्सट्रैक्शन को किस तरह परफॉर्म करते हैं, उसमें हम करते ये हैं कि सॉल्यूट चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक्वस लेयर के अंदर या एक्वस सॉल्वेंट के अंदर यानी वाटर के अंदर डिजॉल्व हुआ है. अब हम उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम जो सेकेंड सॉल्वेंट है वो ईथर इस्तेमाल करते हैं. अब इस ईथर को जब हम इसमें ऐड करके शेक करते हैं, शेक करने के बाद स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं तो क्या होगा, दो लेयर्स हमारे पास आ जाएंगी. इसमें हमारे पास वाटर लेयर नीचे चली जाएगी और ईथर लेयर जो है हमारे पास वो ऊपर आ जाएगी.
ये लेयर्स जो है ये हमारे पास डेंसिटी डिपेंडेंट है कि डेंसिटी की वेरिएशन से हमारे पास अप और डाउन होती रहती हैं, यानी कुछ हमारे पास जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो लोअर लेयर बनाएगी, जिनकी डेंसिटी कम है वो अपर लेयर हमारे पास बनाएगी। हम क्या करते हैं, शेक करने के बाद इसको स्टैंडिंग पोजीशन पे रखते हैं। जब दो लेयर्स एग्जैक्टली क्लियर हो जाती हैं फिर हम इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं अलग-अलग करके। अब जो ईथर वाली लेयर है उसमें क्या होगा, हम इस ईथर को एवेपोरेट होने देते हैं। जब ईथर एवेपोरेट होगा तो डेफिनेट बात है आपके पास यहाँ पर सॉल्यूट बचेगा। बेसिकली होता क्या है, जब आप सेकेंड सॉल्वेंट डालकर उसको शेक करते हैं तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी, अब चूंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डेफिनेट बात है ज़्यादा होगी, लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल के तहत ये हमारे पास इस सेकेंड सॉल्वेंट में यानी ईथर में आ जाएगा। अब जब हम इन दोनों लेयर्स को सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हम ईथर को ओपन छोड़ेंगे तो ये हमारे पास एवेपोरेट हो जाएगा और पीछे हमारे पास प्योर सॉल्यूट हासिल हो जाएगा। स्टूडेंट, ये हमारे पास टेक्निक जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया, पर्टिकुलरली ऐसे सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए जो थर्मली अनस्टेबल हो और मोर वोलाटाइल हो, उसके लिए ये बहुत सूटेबल है। दूसरा इसका एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और इसके अंदर हम रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करते हैं बाय यूजिंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड सॉल्वेंट। उससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्यों? जब हम बार बार, चूंकि एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी है और ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन को लॉ को फॉलो करता है, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी बुनियाद पे जब हम इसका सेकेंड सॉल्वेंट का थोड़ा वॉल्यूम लेके इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हर दफ़ा हमारे पास एक अच्छी क्वांटिटी जो है वो इस सेकेंड सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं। सो इस प्रैक्टिकल टेक्निक में ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप थोड़े सेकेंड सॉल्वेंट के साथ, यानी जो आप सेकेंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको स्मॉल पोर्शंस में इस्तेमाल करें तो हमारे पास ये एक्सट्रैक्शन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, यानी हम ज़्यादा अच्छे अंदाज से सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। एक्चुअली ये टेक्निक जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन लॉ को फॉलो करती है। इस लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास सॉल्यूट जो है अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन टू इमिजिबल सॉल्वेंट इन कांस्टेंट रेशो। जो हमारे पास सॉल्यूट है इस लॉ के मुताबिक वो सॉल्यूट अपने आप को इन दो इमिजिबल सॉल्वेंट के दरमियान में हमेशा एक कांस्टेंट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एडेड। कि हमारे पास सॉल्यूट कितना उसमें ऐड किया गया है इस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उस सेकेंड सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो सकता है, कितना वो सॉल्युबल है। इसी की एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में। आयोडीन जो है हमारे पास अमूमी तौर पे ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। हम इसको वाटर सॉल्युबल करने के लिए इसमें क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के फ्यू क्रिस्टल ऐड कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता क्या है, पोटेशियम आयोडाइड के फ्यू क्रिस्टल ऐड करने से पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम आयन और आयोडाइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। ये आयोडाइड आयन जो है ये आयोडीन से मिलता है और ये ट्राई आयोडाइड आयन में चेंज हो जाता है और ये हमारे पास फिर वाटर सॉल्युबल हो जाता है। अब जब हम आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये ब्राउन कलर का सॉल्यूशन हमारे पास बनता है। अब हम इस आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इस एक्वस लेयर में से, तो बहुत आसानी से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सेकेंड सॉल्वेंट। और सेकेंड सॉल्वेंट की कंडीशन फिर अकॉर्डिंगली हमने जो पहले डिसाइड किया कि सॉल्यूट शुड बी मोर सॉल्युबल इन द सेकेंड सॉल्वेंट। तो अब हम सेकेंड सॉल्वेंट जो लेते हैं वो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन मोर सॉल्युबल है। अब जब हम वाटर में जिसके अंदर ऑलरेडी आयोडाइड आयन की फॉर्म में ये आयोडीन डिसॉल्व है, यानी ये एक्वस लेयर के अंदर है, जब हम इसमें CCl4 डालते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसको शेक करते हैं
सेपरेटिंग फर्नल के अंदर डाल के इसको सेपरेट करने के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं तो हमारे पास 2 लेयर्स अगेन बन जाती हैं, जिसमें क्या होता है कि इसका ब्राउन कलर जो है ग्रेजुअली फेड होना शुरू कर देता है और जो हमारे पास वायलेट कलर है वो इसके अंदर अपीयर होना शुरू हो जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर के अंदर। इस तरह हमें पता चल जाता है कि जो आयोडीन है वो शिफ्ट होना शुरू हो गई है एक्वस लेयर से, और जब हम रिपीटेडली इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास सारी की सारी हम आयोडीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इन दिस वे हम आयोडीन को एक्वस लेयर से, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी बताया गया। ओके स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आप ज़हन में रखिएगा कि जब हम इसको शेक करते हैं जेंटली तो इससे हमारे पास क्या होता है, जैसे हम जेंटली इसको शेक करते हैं तो 2 लेयर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी और जितना प्रॉपरली आप इसको शेक करेंगे उतना सरफेस एरिया एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, उतना ही ट्रांसफ़र अच्छा होगा, अच्छी आपकी एक्सट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। तो इसकी अमाउंट जो है कांस्टेंट रेशो में ही रहनी है, इससे रिगार्डलेस कि आपने आयोडीन कितनी इसमें ऐड की है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंगली इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को कहते हैं कि आयोडीन की अमाउंट इन CCl4 और जो हमारे पास टोटल आयोडाइड आयन है इन एक्वस लेयर, ये कांस्टेंट रेशो में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।